प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीखेंगे। आज हम लोग इसके क्या सीखेंगे? इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीखने वाले हैं। अब जो इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा वो PYQ के फॉर्मेट में होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में होगा, जो पहले पेपर में पूछा जा चुका है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, आप इन फार्मूलों को भी ध्यान में देख सकते हैं। आपके एमसीक्यू में ये सब काम आएंगे, ठीक है, सब काम आएंगे। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हम एक बात करना चाह रहे हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चों की शिकायत होती है, आज हम जब अपने क्लास में थे, क्लास 12 की क्लास ले रहे थे फिजिक्स की, तो बच्चों ने कहा कि सर हम पढ़ते हैं 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को 3 बार पढ़ते हैं, 2 बार उसको लिखते हैं, और फिर भी जब आप हमसे पूछते हैं तो क्लास के दौरान हम भूल जाते हैं कि हम क्या पढ़ के आए हैं, हमको क्या उत्तर देना चाहिए। अब इस समस्या का विचार हम कैसे करें? अगर मैं आपसे कहूं, जिस दिन आप LKG में थे, अब LKG से पहले की बात करूं, जब आप क्या थे? छोटे थे। जब आप छोटे थे और आपके घर वाले आपको पढ़ाते थे, आपके घर वाले आपको पढ़ाते थे कि भैया स्कूल जाना है, कुछ सीख ले जाओ, तो उस समय आपने स्कूल से आने से पहले A से Z सीखा होगा, 1 से 100 सीखा होगा, और छोटा से ज्ञान सीखा होगा। बताइए, क्या आप इसको भूले? क्या आप इसको भूले कि इसको भूले कि इसको भूले? तो सब आपको याद है। क्यों याद है? LKG में जो आपने पोयम सीखी थी, कौन सी? जॉनी जॉनी। कौन सी? जॉनी जॉनी वाली पोयम सीखी थी। इसी कोई भूला है? नहीं भूले। बताइए, अगर आप भूले हो तो हमको बताइए कि हाँ भूल गए। उसको नहीं भूले। अब भैया 11 में पढ़े थे वो 12 में भूल गए, वो छोड़ो। 11 में जो जुलाई में पढ़े थे वो अगस्त में भूल जाते हैं, जो मई में पढ़े थे वो जून में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसका सीधा सा आंसर है कि हम भूलना चाहते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा माइंड मल्टीपर्पज है, एक साथ में कई सारा कार्य कर सकता है। एक साथ में क्या करेगा? कई सारा कार्य कर सकता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, यानी अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो अगर हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 पर भी फोकस करेगा। और इसी बीच अगर मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ क्या कि आज स्कूल में कौन सी घटना घटित हुई है जिसपे सर जी भी ऐसे थे और हमारे फ्रेंड लोग भी खूब बढ़िया ठहाका लगा के मजा लिए थे, तो उस पर आपका दिमाग ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। और ई वाला आफ्टर सम टाइम जब आप अपनी किताब बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। इसका सलूशन ये है कि पढ़ाई के दौरान हमें 100% कंसंट्रेशन कहाँ रखना है? इस पे रखना है, ये हमारे दिमाग में आए ही ना। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप YouTube पर चले जाइए और पढ़ने के दौरान यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो स्टडी म्यूजिक एक आता है, टिनिन टिनिन होता रहेगा, बीणा उड़ा तार वार तबला उबला बजता है, उसके साथ पढ़िए, ठीक है, उसके साथ पढ़िए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर जी जब हम आपके चैनल पे पढ़ रहे होंगे तो मोबाइल एक यूज कर ही रहे होंगे, तभी स्टडी म्यूजिक कहाँ लाएंगे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। खैर, आज के जमाने में समस्या ये हो गई है कि जो टीचर है उसी को क्वेश्चन करना है और उसी को आंसर भी देना है। तो जब ये सवाल है, आप YT पे पढ़ रहे हैं, मीन्स फोन का यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप अपने बगल में एक प्लेट रखिए जिसमें कोई खाने वाली चीज हो। कैसी चीज हो? अगर आप भुना चना का भी यूज कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन खाना कैसे है? जैसे भुना चना आप 1 मिनट में एक दाना उठाएंगे और अपने मुंह में रखेंगे, धीरे धीरे उसको चबाएंगे। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आपके दिमाग का ध्यान सिर्फ 2 जगहों पे जाएगा। एक, आपके मुंह में चना है, उसको पचाना है, उसको पूछना है, उसको निगलना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीधे चला जाए तो ग्रास नली ग्रसनी और फिर क्या कहते हैं आमाशय से होते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस पर भी वो कंसंट्रेशन रखेगा। और दूसरा ये इस पर कंसंट्रेशन रखेगा। तो ई वाला जनरल प्रक्रिया है, क्योंकि खाने के दौरान हम अंधेरा हो जाए फिर भी हाथ कहाँ पहुंचता है? सीधा मुंह पर ही पहुंचता है। तो वो होता रहेगा। अब आपका फोकस इस पे कंसंट्रेट हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा। और जिस दिन आपने कंसंट्रेशन बनाना शुरू कर दिया, आपको चीजें याद हो जाएंगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, पढ़ने के दौरान जैसे आपको ये लगे कि मुझे झपकी आने वाली है, झपकी आने से पहले आपको पढ़ना बंद कर देना है। यदि आपको झपकी आ गई है तो झपकी आने से पहले आपको पढ़ना बंद कर देना है, और फिर
सो लीजिए, आराम कर लीजिए। जब आप फ्रेश हो, एकदम से रिलैक्स हो, तभी आपको आकर के अपने टॉपिक पर फिर से शुरुआत करनी है। दूसरी चीज, जब आपको झपकी आने लगे तो आप क्या करिए, अपने फोन को डाइवर्ट कर दीजिए और कोई ऐसी चीज देखिए जो आपकी झपकी को कंट्रोल कर सके। खैर, आज के लिए इतना ही। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये हमारा पहला प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कंसंट्रेशन बनाना जरूरी है और चीजों को इस तरीके से पढ़ना है जैसे हमने ए फॉर एप्पल याद किया था अभी तक याद है, ठीक है, 1 2 3 याद किया था अभी तक याद है, छोटा बड़ा याद किया था अभी तक। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो भैया धारिता के मात्रक के लिए अगर हम बात करेंगे तो सबको याद रहता है कि फैरेड है, ठीक है, और ये बड़ा मात्रक होता है इसलिए माइक्रो फैरेड का यूज किया जाता है। माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होते हैं। कहीं कहीं पर पिको फैरेड का भी उपयोग किया जाता है जिसमें 10⁻⁻12 फैरेड होते हैं। ये जो पिको फैरेड है इसको माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। ये इतनी चीज हो गई। लेकिन ये भैया क्यू बराबर क्या होता है, सी बी, जहाँ सी धारिता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान बी हो जाएगा। क्यू का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और बी का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। बी का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 9 मीटर है। इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। 9 मीटर त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या है, 9 मीटर है। भैया गोलाकार अगर चालक है तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A किस दिन काम आएगा, इसी को सॉल्व करने के काम आएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। भैया ये ऊपर चला गया तो ये नीचे चले आएंगे, क्या ऐसे हो जाएंगे, 9 × 10⁻9 हो जाएंगे, ठीक। इंटू ए कितना है, 9 मीटर है तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा और मात्रक होता है फैरेड। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻9 फैरेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। एक धातु के गोले की धारिता कितना है, 1 माइक्रोफैरेड है। उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो भैया C बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरेड। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैरेड। फार्मूला हमारे पास है C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में A होता है। ये है 10⁻⁻6 ये हो जाएगा इतना इंटू ये निकालना है, इसका इधर ला करके गुणा कर हुआ दीजिए। तो A = हो जाएगा 10⁻⁻6 × 9 × 10⁻9। तो A = हो जाएगा 9 × 10⁻3। 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। देखिए कहीं पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज ये देखिए, ये जो मात्रक होते हैं इनके पूर्वलग्न, मात्रक जो होते हैं इनके पूर्वलग्न की अगर बात करें तो बड़े मात्रक की बात कर लेते हैं। इसके लिए किसी दिन हम एक अलग से क्लास बता देंगे आप लोगों को। एक इसमें होता है डेका, एक क्या होता है, हेक्टो होता है, एक होता है किलो, एक होता है मेगा, एक होता है गीगा, एक होता है टेरा, एक होता है पेटा, एक होता है पेटा और एक होता है एटा, एक होता है जेप्टा, एक होता है YOTA योटा, ठीक है। अगर कहीं डेका लिखा हुआ है 10⁻1, हेक्टो लिखा हुआ है 10⁻2 हो जाएगा, किलो में 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा में 10⁻12, पेटा में 10⁻15, एटा में 10⁻18, जेप्टा में 10⁻21, योटा में 10⁻24। ये इसके पूर्व लग्न है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो हम उसके पूर्व लग्न में ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं अगर लिखा हुआ है 1 मेगामीटर लिखा हुआ है तो मेगा = 10⁻6 और मीटर रह जाएगा, यानी 1 मेगामीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻6 मीटर हो जाएंगे, ठीक। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
4 नंबर क्या कह रहा है, दो गोलीय चालक A1 व A2 जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। चित्र के अनुसार चालकों को वायु में एक तांबे की तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस निकाय की कौन सी धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो भैया इनकी जो धारिता होगी, जोड़ने से पहले की बात करते हैं, इसकी धारिता C1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। तो जो C1 है ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। जब इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने में होगा क्या, केवल आवेशों का स्थानांतरण होगा और दोनों पर जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगी। ठीक है, जोड़ने के बाद, बट धारिता तो वही की वही रहेगी जो दोनों के पहले धारिता थी। धारिता अभी क्या हो जाएगी, C इक्वल टू हो जाएगा जोड़ने के बाद C1 प्लस C2। बस भैया लग गया आपका। अगर हम C1 प्लस C2 करेंगे तो यहाँ C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और प्लस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा R1 प्लस R2। देखो कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी पर आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। तो जब भी बूंद का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब भी किसका कॉन्सेप्ट आएगा, बूंद का कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहली बात आपको ये लगाना है कि जो बड़ी बूंद का आयतन है, बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू हो जाएगा जितना दिया होगा n इंटू छोटी बूंद का आयतन। ये कॉन्सेप्ट आपको लगा ही लेना है। अगर ये आप लगा लोगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या कैपिटल R ले लेंगे और छोटी बूंद के लिए भैया छोटवार है तो छोटवार वाला R ले लेंगे। अब जब छोटका R हम ले लिए तो बड़ी बूंद का जो आयतन है 4/3 पाई, बड़का R क्यूब हो जाएगा। अब कितनी बूंदे हैं, 8 बूंदे हैं, तो n की जगह 8 हो जाएगा और छोटकी बूंद का आयतन 4/3 पाई छोटका R का क्यूब हो जाएगा। ये भैया कट जाएगा, R क्यूब बराबर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो 2R की पावर 3 ले लेंगे, घनमूल ले लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि जब कई बूंदें होंगी उनको मिलाकर के बड़ी बूंद बनाएंगे तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगर हम इस प्रश्न पे बात करेंगे तो यहाँ क्या कहानी निकल के आएगी। सबसे पहले छोटी वाले के लिए, तो छोटी की धारिता क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और बड़की की धारिता क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है किसके बराबर निकला है, 2R के बराबर निकला है। 2 को यहाँ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। भैया ये तो छोटकी वाली का था, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू C, यानी कई गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने पर हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाते हैं, पता चल जाते हैं। जब तक बेसिक नहीं है कभी भी ये ध्यान रखिएगा MCQ को रट करके मत सॉल्व करिए। रटोगे भैया तो जाओगे, कितना रटोगे यार, बहुत है। दो छोटे गोले नियत विभवों तक आवेशित किए गए हैं। उन्हें पहले वायु में तथा फिर कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। दोनों दशाओं में गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात। अब बात यह है भाई साहब कि जो ये क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का है। अब आ गया है संधारित्र वाले में। भैया बल जब वायु में है, जब वायु में है तो F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। अब जब परावैद्युत में है, जब किस में है, परावैद्युत माध्यम में है, तो ये F के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। हमें इन्हीं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो ये F रेशियो F के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर रेशियो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, Q1 Q2 से कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। R स्क्वायर से क्या कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा।
तो ये एफ रेशियो एफ के बराबर यहाँ बचा 1 और 1/k। कभी हम इस बटे के रूप में रेशियो को नहीं लिख सकते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के रेशियो 1। क्या हो जाएगा, के रेशियो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, एक सेकंड इसको थोड़ा देख लें, कहीं हमको कंफ्यूज कर रहा है। आओ देख लेते हैं, ऐसे भाग करके देखो, एफ अपान एफ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये यहाँ सही है, ये क्या होगा, के रेशियो। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो, हम अपने बेसिक पॉइंट पर पहुंचेंगे और अपने उत्तर को चेक कर लेंगे। भैया दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनकी, क्या कह रहे हैं, धारा नहीं बह रही है। दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है, इनको जोड़ दिया गया है और धारा क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। कब होगा, धारा बहती कब है जी, जी ये बताएं कि धारा बहती कब है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि अगर दो वस्तुएं हैं, इसका पोटेंशियल बी ए है और इसका पोटेंशियल बी बी है, तो जब बी ए बी बी से ज्यादा होगा तो धारा ए से बी की ओर बढ़ेगी, और जब बी बी ज्यादा होगा बी ए से तो धारा बी से ए की ओर बढ़ेगी। मतलब जब दोनों के विभव क्या होते हैं, असमान होते हैं, तभी धारा बहती है। जब विभव समान हो तो धारा नहीं बहती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जब धारा नहीं बह रही है तो उनके बीच के विभव क्या होंगे, समान। विभव क्या होंगे, समान होंगे। अगला क्वेश्चन, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, आवेश की मात्राएं क्या है, भिन्न भिन्न है, तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे जब ध्यान दीजिएगा, दो चालक है, एक ए है और एक बी है, अगर इन दोनों को पतले तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा और इस पर आवेश Q1 है, इस पर Q2 है, तो इन दोनों का देखो, अभी अगर ए और बी का कुल आवेश निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 आएगा। जोड़ने के बाद ए का आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और प्लस बी का आवेश भी होगा Q1 प्लस Q2/2। दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। भैया आवेश पहले भी यही था, अब भी यही है। आवेश पहले भी यही था, अब भी यही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जोड़ने पर कुल आवेश संरक्षित रहेगा। कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, कुल आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक ही विभव तक तथा नहीं है तक आवेशित समान आकार की कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, चलो ठीक है। प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश क्यों है बड़ी बूंद पर। भैया अगर इसमें और कुछ धारिता या विभव ज्ञात करना होता तो हमें खटर पटर करने की जरूरत ही थी, ठीक। लेकिन अगर आवेश ज्ञात करना है तो क्या फार्मूला लगेगा, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर होगा n इंटू छोटी बूंद पर आवेश। बूंद पर आवेश, अब भैया बड़ी बूंद है तो बड़वर्का क्यों होगा, और छोटी बूंद है तो क्या होगा, छोटवर्का क्यों होगा। अब ये n का मान कितना दिया हुआ है, 64, और छोटवर्के क्यू का मान केवल छोटवर्का क्यू ही दिया हुआ है, तो क्या आ गया, 64 क्यू आ गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। इस क्वेश्चन को बी केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक देखिएगा। ये 4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, इसके साथ 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 2.5, इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम और इसमें वाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का। हमसे पूछ रहा है ये जो हमारा संधारित्र है इस पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना आवेश होगा। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जिस लाइन में कैपेसिटर जुड़ा होगा उस लाइन में रेजिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, उस रेजिस्टेंस में कोई धारा नहीं होती है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि संधारित्र से सीधे जुड़े प्रतिरोध में धारा शून्य होती है। धारा क्या होती है,
शून्य होती है। चलो भाई, इसको आप याद रखिएगा, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि संधारित्र से जुड़े सीधे प्रतिरोध में धारा क्या होती है, शून्य होती है। चलो इसमें शून्य हो गया। अब हमारे पास में जो हमारा परिपथ है वो इतना है। इस परिपथ के लिए सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। तो इसका चैप्टर आपको भी नहीं पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ई दिया हुआ है 2.5, स्मॉल आर दिया हुआ है 0.5, कैपिटल आर दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है वोल्ट में, ये दोनों ओम में है। तो यहाँ से आई हो जाएगा ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ई अपान छोटका आर प्लस बड़का आर। ई का मान है 2.5, छोटका आर का मान है 0.5, बड़के आर का मान है 2। तो ये हो जाएगा 2.5 बटे 2.5, दोनों कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 और आई का मात्रक होता है एम्पियर। अब देखिएगा इस वाले परिपथ में धारा कितना है, 1 एम्पियर। तो इसका विभव निकाल लें। अगर हम विभव निकाल लें तो B बराबर क्या होगा, आई आर। B बराबर आई का मान है 1 और बड़वर के आर का मान है 2, तो B बराबर कितना हो गया, 2 वोल्ट। ठीक, अब हम इस सतह पर पहुंचे हैं कि अपने संधारित्र के लिए आवेश निकाल सकते हैं। क्यों भैया, इसके सिरों का विभवांतर कितना आया, 2 वोल्ट। यहाँ से और यहाँ का जो विभवांतर है कितना आया, सॉरी यहीं तक का है 2 वोल्ट आया। तो यही इसके सिरों का विभवांतर होगा। अब हमारे पास C दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁶ फैरड। और B बराबर कितना दिया हुआ है, 2। B बराबर कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, हमको Q निकालना है। Q बराबर होता है CB, 4 × 10⁻⁻6 × 2, तो बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6, जिसको लिख सकते हैं 8 माइक्रोकूलम। क्या लिख सकते हैं, 8 माइक्रोकूलम। मतलब ये जो हमारा संधारित्र था, इसकी प्लेटों पर जो आवेश होगा वो 8 माइक्रोकूलम होगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो 0, 4, 16, ये सी वाला 8 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम। इसमें हमको क्या करना पड़ा, पहले हमको धारा निकालनी पड़ी। धारा निकालने के बाद में इनके सिरों का विभवांतर लेना पड़ा, और विभवांतर लेकर के फिर उस विभवांतर, क्योंकि ये सारे क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सब समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में कहीं भी कुछ भी हो, उनका जो क्या होगा, जो विभव होगा वो समान होगा। अब विभव निकल गया, C निकल गया, तो भैया लगा दिए Q बराबर CB, Q बराबर CB। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 माइक्रोफैरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा। इससे हलवा सवाल और कोई हो ही नहीं सकता, इससे आसान और हलवा सवाल कोई हो ही नहीं सकता है। क्या, C दिया हुआ है 60 माइक्रोफैरड, तो बराबर हो जाएगा 60 × 10⁻⁻6 फैरड, या इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻5 फैरड। ठीक, और Q बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8। अब भैया U का जो फार्मूला है, U बराबर होता है हाफ CB स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CB स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 1/2। जो C है ये Q/B होता है, जो C है वो क्या होता है, Q/B होता है। तो हाफ QB मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू, एक इसमें होता है 1/2 Q²/C, B बराबर Q/C होता है। तो यहाँ देखो दिया क्या हुआ, अगर C और B दिया होगा तो इसको यूज करेंगे, QB दिया होगा इसको यूज करेंगे, QC दिया होगा इसको यूज करेंगे। तो हमको ये दिया हुआ है, यूज कर लेंगे यही वाला। U इज इक्वल टू 1/2, Q का मान कितना है, Q² है, 3 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर, अपान में क्या दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁻5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 10⁻⁻16, और बटे में 6 × 2 = 12 × 10⁻⁻5। ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। 3 × 4 = कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 3/4 अब × 10⁻⁻11।
इसको -12 कर लो तो ये हो जाएगा 30/4 इंटू 10⁻²। अब इसको भाग कर दो, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, दशमलव लगा दो 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻²। और ऊर्जा है तो मात्रक जूल होगा, ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा, जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, आसान सवाल था, थोड़ा सा केवल माइनर कैलकुलेशन था, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैरेड, सी बराबर कितना दिया हुआ है 100 माइक्रोफैरेड। 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, माइक्रो को 10⁻⁻6 और फैरेड तो फैरेड ही रहेगा। तो इस तरीके से सी बराबर 10⁻⁻4 फैरेड हो जाएगा। को 10 वोल्ट तक, बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उनमें संचित ऊर्जा होगी। भैया 3 फार्मूला बताएं, एक ये, एक ये, एक ये। इस बार हमको सी और बी दिया हुआ है तो ये वाला लगा लेंगे। ये वाला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर 1/2। सी का मान कितना है 10⁻⁻4, बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 10⁻⁻4 और पूरे क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 50। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻4। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3। ऊर्जा है मात्रक क्या होगा जूल होगा, ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं सो फार सो गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, किस्मत आपकी अच्छी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल जल्दी मिलते नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है, एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो अब देखो वायु संधारित्र है जिसमें ऊर्जा U है, तो भैया U0 बराबर अगर वायु संधारित है तो ये क्या हो जाएगा C हाफ CB स्क्वायर हो जाएगा। और जो संधारित्र होता है अगर वो वायु में है तो धारिता A ε0/d और B स्क्वायर हो जाएगी। जब इसको परावैद्युत में इंटर कराया गया तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है U, और U बराबर 1/2, ये क्या हो जाएगा CkB स्क्वायर। Ck क्या होगा परावैद्युत में धारिता हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 Ka ε0/d B स्क्वायर। तो यहाँ भैया K अगर हम इधर साइड ले आए तो 1/2 A ε0d और ये B स्क्वायर, सॉरी ये कैपिटल B है, कौन सा B है कैपिटल B है। अब ये चीज जो लिखी हुई है यही तो U0 है, यही तो क्या है U0 है जो सवाल में दिया हुआ है। अगर ये U0 है तो क्या हो गया K U0 और ये U हो गया। अब यहाँ U0 जो है भैया सवाल में लिखा हुआ था कि ये संचित ऊर्जा है, अदरवाइज स्मॉल u से हम लोग एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करते हैं, बट यहाँ दिया हुआ था तो हम कर क्या सकते हैं, हमने लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इससे मैच खाता है, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे धारिता परावैद्युत माध्यम में रखने पर K गुना बढ़ जाती है, ऐसे ही चालक की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी जब चालक को परावैद्युत में रखा जाएगा तो K गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक अनावेशित पृथक्कृत चालक A एक आवेशित पृथक्कृत चालक B के समीप लाया जाता है, इससे क्या होगा, B का आवेश व विभव दोनों स्थिर रहते हैं, दोनों बदल जाते हैं। आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है, आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव क्या होता है बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं, एक अनावेशित पृथक्कृत चालक A एक आवेशित पृथक्कृत चालक B के समीप लाया गया। हमारे पास दो चालक हैं, एक A है और एक B है। B पर कुछ आवेश है और A पर जो आवेश है वो क्या है 0 है। इनको क्या किया गया है एक दूसरे के समीप लाया गया है, इनको क्या किया गया है एक दूसरे के समीप लाया गया है। अब पूछ रहा है कि इनमें परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो आवेशित है उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और जो इस आवेशित नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा 0 होगा। तो इसमें जो मूवमेंट होगा इसका विभवांतर इस पे स्थानांतरित होगा तो इसका विभव क्या होगा कम होगा, B का पोटेंशियल कम होगा, A में वृद्धि होगी। तो इस तरीके का ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आवेश स्थिर रहता है, एक्चुअली जो ए पर आवेश आएगा तो वो क्यू में से माइनस होगा। एटलीस्ट ए और बी का जो टोटल आवेश होगा वो क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, लेकिन दोनों के विभव में परिवर्तन हो जाएगा, बी का विभव घट जाएगा। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर नहीं करती है पूछा है, हम करेक्ट पहले ये जान जाए कि किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो भैया जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्लेटों के बीच परावर्तित माध्यम के परावर्तनांक की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये हो गया। अब इन चीजों पर निर्भर करती है, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, और ये अच्छा संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटों के बीच के अंतराल पर तो निर्भर करेगी, प्लेटों की आकृति पर भी निर्भर करेगी, आकार पर भी, और प्लेटों के आवेश पर। तो जो धारिता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती। धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अगला क्या है, एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा। भैया कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें इसकी जो संचित ऊर्जा होगी वही इसमें ऊष्मा निकलेगी। तो संचित ऊर्जा के लिए U बराबर क्या, C और B दिया हुआ है, हाफ से बी स्क्वायर, तो 1/2, C का मान 100 माइक्रोफैरड है तो 100 और गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 पावर -4, और 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 200 का वर्ग करेंगे तो इसको 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और 10 पावर 2 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, और ये प्लस माइनस रहा कैंसिल होगा भैया। U बराबर का बच्चा 2 जूल, कई जूल, तो जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो चाहे 2 ओम का प्रतिरोध हो, चाहे 4 ओम का प्रतिरोध हो, चाहे 10 ओम का प्रतिरोध हो, कई जूल आए, 2 जूल आए। ये देखो भैया क्या कह रहा है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो भैया ध्यान से देखें, क्या देखना है, इसमें जो ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर हम इस सर्किट को 2 भागों में डिवाइड कर दें तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध अगर C1 होगा तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब इसके स्थान पर 3 माइक्रोफैरड मान सकते हैं, और ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/C = 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3, तो C = क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ देखो 3/2 लिखा है लेकिन आगे कुछ गलत लिखा हुआ है तो इसको हटा देंगे, और यही क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड में हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। अब इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये ऐसे हो गया 2 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड लिखा हुआ था, ये याद रखना। ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। भैया निकालिए 1/C1 कर लीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा बराबर 2/2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से C1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, यानी कि यहाँ पे ये जो धारिता है वो कितनी हो गई 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और 3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो जुड़ जाएंगे। C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सब माइक्रोफैरड में थे तो आंसर भी क्या आएगा माइक्रोफैरड में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, सो फार सो गुड। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। बाकी आज के लिए आप लोगों से थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल के लिए अगली क्लास का इंतजार कीजिए। अभी के लिए जय भारत, जय हिंद।